हमारे पास तो कुछ नहीं रहे, हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। जब मकान टूटा है, मकान सामानो निकाल दे ना दियो, पानी बाल्टा निकाल दे ना दियो। और जब यात्रा भी आई थी सर, जब भी मैंने अपने घर से भी पानी, यहाँ ये कुंडा रहा, नलके से पानी पिलाया था सब लोगों को, सबकी सहायता करी थी, वो भी बराबर के भाई है, पर फिर भी किसी ने कुछ नहीं मानी। मस्जिद में तलवार वगैरह लेके बढ़ गया और हमारे मस्जिद में बच्चा जो है सारा घबरा के भाग गया। अब उसी में जो तोड़ फोड़ हुई है, उसी में अपने तिरपाल वगैरह तान के बच्चों को खाना पकाना उसी में कर रहे, कहीं जगह नहीं है रहने के लिए। ಹರಿಯಾಣದ ನೂಹ್ನಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1208 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೂಹ್ಗೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. नूह गुरुग्राम से बिल्कुल लगा हुआ है, दिल्ली से 70 किलोमीटर ही दूर है। इसमें लगभग 80% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इस सब के बावजूद भी पहली बात हमें समझना ज़रूरी है कि नीति आयोग ने पूरे देश में सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नूह है। दूसरा, जो मेवात के लोग हैं, ये जो मेयो मुसलमान हैं, ये लगभग 4-5 पीढ़ी पहले, 4-5 शताब्दी पहले इन्होंने राजपूत जाति के हिंदू थे, इन्होंने अपना इस्लाम को कबूल किया, लेकिन बहुत सारे हिंदू नाम, रीति रिवाज इनके बीच में बना रहा। ये जो मकान टूटे हैं यहाँ, ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1000 ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಡವಿದ್ರು. 1500 आदमी थे, पुलिस प्रशासन भी थी उनके साथ. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹತ್ತು ಗೋಗರ್ದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳದೆ, ಏನನ್ನೂ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡದೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. बेचारी रो रो के मर गई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, सब तोड़ फोड़ कर दी। ये अब तक जो नुकसान हुआ है, और ये 3 ब्लॉकों में हुआ डिस्ट्रिक्ट नूह के, और तकरीबन 150 घर तोड़े गए हैं, जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग जो हमने की है उसके अकॉर्डिंग। और दुकानें जो हैं या बिल्डिंग्स जो हैं या टोटल जो रोड के साथ में जो थे, तो वो तकरीबन 800 या 900 के आसपास डेटा बता रहे हैं। तो अब ये बहुत बड़ा डेटा है ये, और ये कोई मैं एग्जैक्ट भी नहीं है, हो सकता है इससे और ज़्यादा भी हो, क्योंकि अभी तो लोग घर मतलब जिनके दुकानें थी रोड पे, या कोई लोग दहशत की वजह से आए ही नहीं है। पटरी पे दोबारा से उनको आना चाहिए था, वो दोबारा से अपनी दुकान शॉप या वो करने, वो आए ही नहीं अभी, तो वो डेटा और ऊपर भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब गरीब लोग हैं, अब पता नहीं वो कैसे कैसे अपने ज़िंदगी को चलाएंगे, क्योंकि एक तो ये था कि दंगे की वजह से लोगों का घर तोड़ दिया गया, लोग बेरोजगार हो गए। अब दूसरा, उनका वो लीगल कार्रवाई के लिए सरकार के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, अनपढ़ लोग समझते हैं, उस चीज़ को नहीं समझते हैं। सारा सामान सारा फूट गो, एक भी सामान तो निकालती ना दियो। ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಕೈ ಹಿಡಿದರು. ನಮ್ಮ 3 ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವವರು. ವೃದ್ಧಿಯಾದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. 1947 में वहाँ दंगे हुए थे पार्टीशन के, बहुत बड़ी मात्रा में मेवात के लोग, कई हज़ार में 30,000 40,000 मेवाती मारे गए थे उस वक्त।
और सब लोगों ने सोचा कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें पाकिस्तान जाना ज़रूरी है। और दिसंबर 1947 में गांधी जी उनकी हत्या के लगभग 1.5 महीने पहले मेवात गए और उन्होंने मेवातियों से अपील किया कि ये आपका देश है, यहीं रहिए। और उस वक्त के बाद उन्होंने इंडिया में रहने का फ़ैसला किया। यहाँ हमारे मकान वगैरह तोड़ी गए और हमारे मर्द लोग जो ಇವು ಬಾಹರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. पुलिस परेशान करती यहाँ, हमारे बच्चा भी घबराती यहाँ और हम पेड़ों के नीचे गुजारा कर रहे हैं. ನಾವು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. रहती है, घबराती है, स्कूल नहीं जाती है. जब ये वायलेंस के बाद जो पुलिस ने अरेस्टिंग जो अब तक किया, तकरीबन अब अप्रोक्स 300 के आसपास कुछ डेटा है जिनको अरेस्ट किया है। और इस अरेस्टिंग में कुछ जो हैं वो माइनर हैं, मतलब 15, 13 और 14 साल या 17 साल के बच्चे भी हैं। और इसमें जो हमारी परिवारजनों से जो बात हुई उसमें वो बोल रहे हैं कि इसमें 80% निर्दोष बच्चे हैं, कि जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया वो लोग सब अंडरग्राउंड हो गए। गाय उनके जीवन शैली में केंद्र में है। ऐसे जगहों में लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पहलू खान 2017 में जो पहला लिंचिंग, जो बड़ा लिंचिंग था, वो नूह के ही किसान थे, उनकी हत्या हुई और इसके बाद निरंतर बहुत सारे लिंचिंग्स हुए। तो उससे एक बहुत बड़ा डर का माहौल भी हुआ। लोगों ने वहाँ गाय पालन का काम भी छोड़ दिया। ये चाय की होटल थी मेरे और सारा सामान इसमें तोड़ फोड़ कर दिया सर। न तो हमको बताया गया सामान निकालो। ನನ್ನ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಯಿತು. न सामान निकालने का मौका नहीं दिया हमको, न बताया गया है। सब पे बुलडोजर चल गया सर, कोई नहीं, कुछ नहीं होता सर यहाँ पर. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2009ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಒಡೆದು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅದು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. आप ले जाओ या तो नहीं सामान तोड़ के फेंक देंगे. पत्रकार आए थे, उन लोगों ने पूछा था, अगजी आपने यहाँ से कोई पत्थर वगैरह तो कुछ नहीं. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಂದು ನೀವು ಕಲ್ಲೆಸೆದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋದವರು. ನಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇವರೇ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದವರು, ಇವರೇ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದವರು ಎಂದಾಗಿತ್ತು. उसमें सर वह तो सहायता के बारे में पूछ रहे हैं. नीचे लिख रहा ये पत्थरबाज है, यहाँ से बंदूक चली थी, यहाँ पत्थर चले थे और यहाँ से गोलियां चली थी और ये हुड़दंगे अपना सामान ले लेकिन भाग रहे हैं, कुछ ऐसा. और जब यात्रा भी आई थी सर, जब भी मैंने अपने घर से भी पानी ಯಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಜನರಿಗೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಕುಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. फिर भी किसी ने कुछ नहीं मानी मेरी. तो गरीब आदमी कहाँ पैसे लगाएगा जी. आज तो ನಾವು ಬಡವರು ಹೇಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. पैसे लगते हैं, फिर चक्कर काटना. ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ದಾಡೋದು. आदमी कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ नहीं घूमेंगे. ये 2 मकान है मेरे. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ 2 ಕಟ್ಟಡ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳದಿದ್ದರೆ ಜೆಸಿಬಿ ನುಗ್ಗಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದರು. कई दिन जीबीसी वाला जेसीबी जो चला रहे थे. हाँ, उन्होंने कही. फिर आपने कहा नहीं कि आप क्यों तोड़ रहे हो इसको. ಸುಮಾರು 2000ದಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಸಾಮಾನನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. पहले भी कोई होती तो सब सामान निकाल लेता, सारा सामान दब चुका है आई में. इस सब के बीच में एक यात्रा निकालने का फैसला इन बजरंग दल के लोगों ने उसकी घोषणा की। सोशल मीडिया में ये मोनू मुनेसर आके कहते हैं कि मैं तो आ रहा हूँ और उनके साथी कहते हैं कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं,
फूल मालों से तुम स्वागत करने के लिए तो नहीं आओगे। तो एक तरह से मतलब एक चुनौती थी, एक ताना था कि पुलिस एक तरफ उनको पकड़ नहीं पा रही, ढूंढ नहीं पा रही, ये सोशल मीडिया में आके इस तरह का आह्वान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो लोगों में बहुत आक्रोश हुआ। फिर ये लोग पहुँचे और बसों में भर के हथियार लेके बहुत गंदे नारे करते हुए वो नूह में प्रवेश किए और वहाँ पुलिस की व्यवस्था ना के बराबर थी। और फिर जाके किसी स्टेज पे ये सही है कि कुछ नूह के मेवाती मुस्लिम नौजवान ने कहा कि अब बहुत हो गया है, तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, एक दंगा छिड़ गया, कुछ जानें भी गई। उसके बाद एक प्रतिक्रिया के तौर पे गुरुग्राम में और पास के और ज़िलों में ये इनके समूह गए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के, मस्जिदों को उन्होंने तोड़ा, कुछ लोग इमाम की हत्या की। गुड़गांव में मुसलमानों के बॉयकॉट की बात हुई, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के लोग वहाँ से निकल गए। बजरंग बाली वाला झूठ बोल रहे, आप मस्जिद में तलवार वगैरह लेके ಬಜರಂಗ ದಳದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೊರಗಿನವರು. कम से कम 50 तलवारें उनके हाथों पर। ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರುಗಳಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಲವಾರು ಬೀಸುತ್ತಾ ಮಸೀದಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ನಮ್ಮವರು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು. उन्होंने कहीं कहीं सु पत्थर फेंका है और गोली बरसवाई तमने पानी पिया। ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲೆಸೆದಿದ್ದೀರಿ, ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. गोली चली हाँ ये मकान पे, सी मकान तो टूटे गई, घनी दूर पड़ रहा है सुता। ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದೂರ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? घनी दूरी तो घनी पड़ रही है, ही सो तक तो पत्थर वैसे ना फेंक सके। मेरा बच्चा स्कूल जाता है और ये 9th क्लास में पढ़ रहा है। ನನ್ನ ಮಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನೀನು ಕಲ್ಲೆಸೆದಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಆತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. तो इस वजह से बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर दिया सर, इनकी जिंदगी खराब हो रही है। ನನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. पूछ रहे हैं तो सर डर लगता है बच्चों को कैसे भेजें। अब सरकार कहती है कि हमने दोनों इसमें दोनों कम्युनिटी हैं, दोनों ही हिंदू भी और मुस्लिम हैं, लेकिन अगर ये डेटा पता ना सरकार कहाँ से लेकर के पेश कर रही है, क्योंकि जबकि हमने जितने भी घर हैं हम सभी घरों में गए हैं, सभी से पूछताछ की है। तो फिरोजपुर झिरका में सिर्फ कुछ फैमिली हैं, 5 से 7 फैमिली भी हो सकती हैं जो SC ST जो हैं, जो वहाँ के जो लोग रहे हैं, बस। अदरवाइज 108 घर जो टूटे हैं सारे मुस्लिम हैं। नगीना बिलोक में टूटे हैं सारे मुस्लिम हैं। नूह में जितने भी घर टूटे हैं सारे मुस्लिम हैं। सिर्फ 3 या 4 दुकानें थी जो मुस्लिम की दुकान है, लेकिन रेंट पे हिंदू लोगों ने ली हुई थी, हिंदू लड़कों ने ली हुई थी। देखो जी, अभी तो यहाँ हम पड़े हैं और फिर कच्चे पक्के, मतलब पक्के ना तो कच्चे, तो हम झोंपड़े ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. अब कहाँ यहाँ तंबू लगा के यहीं रहो, यहीं और कहाँ जावा हम? कोई तो रिक्शा चला रहा है, ಕೆಲವರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बकरी धंधा संग वालों का बकरी ले रखा, 20 ले रखा, 30 ले रखा। जो एक बड़े दंगे में नहीं हो सकता था जितना नुकसान वो सरकार ने अपने बुलडोज़र्स के साथ किया। मतलब एक बहुत गरीब ज़िले में जो थोड़ा बहुत आर्थिक विकास था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कई 100 मुस्लिम नौजवानों को अरेस्ट किया जा रहा है बड़ी मात्रा में, वो वर्तमान स्थिति है।